Hello student, this is part 4 of chapter 1 topic democracy of civics. We are continue chapter 1 civics democracy and this is part 4. In this part we read about the French Revolution. हम इस part में French Revolution के बारे में पढ़ेंगे. The French Revolution 1789 to 1799 was event responsible for the downfall of the बर्बन मोनार्ची. देखिए इस क्या हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसमें जो बर्बन मोनार्ची थी उसका डाउनफॉल हो चुका था, मतलब वह अपनी सत्ता से हट चुकी थी या गिर चुकी थी. द कॉमन पीपल ओवर थ्रू द 1000 years ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम ऑफ फ्रेंच. क्या हुआ, जो कॉमन पीपल थे या फ्रेंच की जो जनता थी उसने 1000 year ओल्ड मोनार्कियल जो सिस्टम था उसे उखाड़ फेंका था, उसे बाहर कर दिया था. देर इस्टेब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटल सिस्टम. और क्या डेवलप हुआ या क्या इस्टेब्लिश हुआ, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम डेवलप हुआ. इन फ्रेंच पीपल वर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. जो इन फ्रेंच पीपल वर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. जो फ्रेंच पीपल थे उन्हें 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया. द कैलर्गी फर्स्ट स्टेट, द नोबिलिटी सेकंड स्टेट एंड द कॉमन पीपल द थर्ड स्टेट. वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश हुई और जो कॉमन पीपल थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया एज ए फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट हैड ऑल द राइट्स. जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी उसके पास सारे राइट्स थे एंड प्रिविलेजेस और विशेष अधिकार थे. दस इकोनॉमिकल बर्डन फेल कम्प्लीटली ऑन द थर्ड स्टेट. और जो इकोनॉमिकल बर्डन था या जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किसके कंधों पर डाल दी गई, थर्ड स्टेट पर. दे हैड टू पे हैवी टैक्सेस एंड डिड नॉट रिसीव एनी प्रिविलेजेस. देखिए जो थर्ड स्टेट थी या थर्ड कैटेगरी थी उसके पास क्या था, पूरा इकोनॉमी का भार था, उनसे हैवी पे कलेक्ट किया जाता था, बहुत सारा जो कर वसूला जाता था. एंड डिड नॉट रिसीव एनी प्रिविलेजेस. और उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए थे. दिस एक्सप्लॉयटेशन लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और यही जो एक्सप्लॉयटेशन लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और ये जो कैटेगरी डिवाइड हुई थी, जिनके पास 2 कैटेगरी के पास विशेष अधिकार थे या स्पेशल राइट्स थे, लेकिन जो थर्ड कैटेगरी थी उसके पास इकोनॉमिकल भार था, तो उन लोगों ने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया और इससे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द मोटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका मेन मोटो क्या था, मेन उद्देश्य था लिबर्टी, मतलब वो स्वतंत्र हो. इक्वालिटी, समान अधिकार सभी के पास हो. और फ्रेटर्निटी का मतलब वो सब में बंधुत्व हो, भाईचारे की फीलिंग हो. On 17th June 1789, the third state declared itself as the National Assembly and adopted the Declaration of the Rights of Men and Citizens in August 1789. According to it, all men and born equal and free. देखिए जो थर्ड कैटेगरी थी या जो थर्ड स्टेट था उसने डिक्लेयर कर दिया गया कि अकॉर्डिंग टू इट ऑल मैन एंड आर बोर्न इक्वल. उनका कहना था कि जो सभी मनुष्य वह इक्वली बोर्न हुए, समान रूप से सबने जन्म लिया एंड फ्री, सभी स्वतंत्र हैं. इन 1791 अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड बाय द पीपल केम इनटू फोर्स. और फिर क्या हुआ, 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया, बनाया गया बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, केम इनटू फोर्स, और वहाँ फिर लागू किया गया. इट मार्क द एंड ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्ची. और यह क्या हुआ, इससे जो एब्सोल्यूट मोनार्ची थी उसका एंड हो गया. एंड एस्टेब्लिश्ड सेल्फ गवर्नमेंट बाय द पीपल. और लोगों के द्वारा सेल्फ गवर्नमेंट मतलब खुद की सरकार को एस्टेब्लिश किया गया. द फ्रेंच रेवोल्यूशन रिकॉग्नाइज्ड पीपल एज द सुप्रीम पावर. देखिए अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसको रिकॉग्नाइज किया गया पीपल एज द सुप्रीम पावर, कि लोगों के पास ही सुप्रीम पावर होती है, सर्वोच्च पावर होती है. एंड एक्टेड एज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी. और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसने क्या किया, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट का काम किया. जो सारी शक्तियाँ थी, सारी पावर्स थी, वह कॉमन पीपल के हाथों में आ गई. डेमोक्रेसी इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी. देखिए अब डेमोक्रेसी किस तरह से चेंज हुई 19th एंड 20th सेंचुरी में. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th या 19वीं शताब्दी के अंत में डिफरेंट रेवोल्यूशन ब्रस्ट आउट
इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग तरह की क्रांति या रेवोल्यूशन अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग भागों में उत्पन्न हो गई। दे इंश्योर्ड मोर राइट्स फॉर द पीपल, और लोग क्या करने लगे, लोग डिमांड करने लगे स्पेशल राइट्स के लिए, उन्हें और अधिकार चाहिए थे। एंड greater participation in the government powers of the king were limited and legislature bodies and constitutions of various form were adopted। देखिए वहाँ के जो कॉमन पीपल थे अलग अलग देशों के, विश्व के अलग अलग हिस्सों के, वो क्या डिमांड करने लगे कि जो किंग है उसके पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए, और सारी पावर किसके पास होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस फॉर्म वर एडोप्टेड। उनका मानना था कि जो एक्चुअल पावर है वह कॉमन पीपल के हाथ में रहनी चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाना चाहिए। वुमेन्स वोटिंग राइट बिकम एन इशू इन द 19th century स्पेशली इन ब्रिटेन एंड द US वुमेन डिमांडेड द राइट टू वोट थ्रू वुमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट। देखिए हमने पहले पढ़ा था इसी चैप्टर में कि जो वोट देने का अधिकार था वो केवल मेल्स के पास था, फीमेल्स के पास यह राइट नहीं था। लेकिन ब्रिटेन और US की जो वुमेन्स थी वह डिमांड कर रही थी, कंटिन्यूस डिमांड कर रही थी कि उनके पास भी वोट देने का राइट आए, और वुमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट, और यह एक मूवमेंट की तरह चलाया गया। इट्स कॉल्ड वुमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट। द 20th century शा वर्ल्ड वाइड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। और इस तरह से जो 20th century थी या 20वीं शताब्दी थी उसमें पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व स्तर पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जा रहा था, या सारी शक्तियाँ कॉमन मैन के हाथों में आ जाए, सारा वर्ल्ड वाइड या पूरा विश्व यही चाह रहा था। इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनीज एंड डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ द 20th century के सेकेंड हाफ में मोस्ट कॉलोनीज इन साउथ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर यूरोपियन कोलोनाइजर। देखिए जो साउथ अमेरिका था, एशिया एंड अफ्रीका गेंड इंडिपेंडेंस, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी फ्रॉम देयर यूरोपियन कोलोनाइजर्स, अपने यूरोपियन कोलोनाइजर्स से। These countries established nationalist government, many of which were democratic in nature। देखिए इन कंट्रीज़ में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का सेटअप हो चुका था, many of which were democratic in nature। और यह नेचर से कैसी थी, बहुत सारी जो गवर्नमेंट थी उनका नेचर डेमोक्रेटिक नेचर था। Some of the neighbors like पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका experimented the dictatorship and military forms of the government along with democracy। देखिए हमारी जो नेबरिंग कंट्री थी जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इनमें भी डिक्टेटर और मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ डेमोक्रेसी की भी प्रैक्टिस की जाने लगी थी, वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया एंड डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे आई, किस तरह से जो पुरानी सिस्टम था वह खत्म हुआ, फिनिश हुआ और डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। इन 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। एज यू नो भारत आज़ाद हुआ 1947 को ब्रिटिश रूल से। इंडिया एडोप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत ने क्या अपनाया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया और संविधान लागू किया। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 और यह कब इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। एंड इंडिया बिकम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकम द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ एंड द गाइडिंग फोर्स फॉर डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इंडिया। और इस तरह से संविधान लागू होने के साथ साथ ही भारत में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लिया गया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। यूएन की जो जनरल असेंबली थी उसमें ह्यूमन राइट को अडॉप्ट कर लिया गया था, अपना लिया गया था। ऑन 10 दिसंबर 1948 इट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। The international community came together to create the United Nations to ensure that such a terrible war never occurs again। देखिए क्या हुआ 10 दिसंबर 1948 इट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। या किसका रिजल्ट था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसका रिजल्ट था कि
द इंटरनेशनल कम्युनिटी केम टुगेदर, जो जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ थी वह साथ में आई टू क्रिएट ए यूनाइटेड नेशन। किस लिए साथ में आई थी? टू क्रिएट एन यूनाइटेड नेशन की स्थापना करने के लिए, टू इंश्योर दैट सच ए टेरिबल वार नेवर अकर अगेन। और यह यूनाइटेड नेशन को क्रिएट करके यह चाहती थी कि फिर से कोई टेरिबल वार या खतरनाक वार जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, इस तरह का वर्ल्ड वार फिर से ना हो। द वर्ल्ड लीडर्स डिसाइड टू complement the UN चार्टर विद द गारंटी ऑफ राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल एवरीवेयर। और जो UN था उसने डिसाइड किया कि विश्व के प्रत्येक नागरिक को ह्यूमन राइट दिए जाने चाहिए। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन हुआ टॉक अबाउट ह्यूमन डिग्निटी एंड वाज साइंड बाय मोस्ट कंट्रीज, और मोस्ट कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट कर लिया। इट फर्दर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। और यह किस लिए अपनाया गया था, किस लिए अडॉप्ट किया गया था? क्योंकि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी की ग्रोथ के लिए ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। और ये कब लागू किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए जो 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। इवेंट लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी आर गिवन इन द टेबल। देखिए, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री से लेकर जब डेमोक्रेसी डेवलप हुई पूरी तरह से, वह पूरी हिस्ट्री इस टेबल में दी गई है। एज यू नो इन दिस टेबल रीड एंड लर्न। सो स्टूडेंट, इन दिस chapter we read about our democracy. Thank you. Have a nice day.